तो लास्ट मंथ जब हमने 2026 का फर्स्ट वेबिनार किया था तब एक अ, बड़ा आउटलुक, बड़े चार्ट्स दिखाए थे और एक लार्जर पर्सपेक्टिव से इंडेक्स इंडेक्स की मूवमेंट समझने की कोशिश की थी। तब हमने ये चार्ट शेयर किया था, बताया था कि निफ्टी एक ब्रॉडली एक चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल का जो लोअर एंड है, जो ये मेजर सपोर्ट लाइन है, 2022 में जून में ये बॉटम बना था और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन की हमने बात की थी, जो करीबन 24,300 के आसपास एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। तो हमने ये तब ये बताया था कि जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक हम ओवरऑल जो ट्रेंड है उसको पॉजिटिव मानेंगे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। तो इनफैक्ट जनवरी में ही बड़ा करेक्शन आया जो निफ्टी को इसके काफ़ी नज़दीक लेके गया। निफ्टी ने जनवरी की शुरुआत में 26,373 का इनफैक्ट हाई बनाया था, जो फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी था, और वहां से रिवर्सल देखा गया और 24,571 का लो बनाया बजट के दिन 1 फरवरी को। और फिर वहां से 3 फरवरी के दिन जो यूएस इंडिया ट्रेड डील का न्यूज आया, तो एक बड़ा उछाल देखा गया। अ, और अ, अभी हम इस डील के चलते उस सपोर्ट लेवल से काफी ऊपर है। तो 24,337 एक लार्जर पर्सपेक्टिव से मेजर सपोर्ट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी प्लेस्ड है और ये जो अगस्त में बॉटम बना था 2025 में वो प्लेस्ड है। तो ये सपोर्ट हम आगे के लिए भी वॉच आउट करेंगे। ऑन द हायर साइड 26,350 के आसपास निफ्टी ने काफी रेजिस्टेंस लिया है रिसेंट पास्ट में, इंक्लूडिंग जो रिसेंट ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद। तो 26,350 का डिसाइसिव क्रॉस ओवर होता है तो फिर 28,000 का फर्स्ट मेजर टारगेट होराइजन पे आएगा, और उसके बाद 30,800 का, जो हमने लास्ट मंथ के वेबिनार में भी बताया था कि ये चैनल फॉर्मेशन का जो अपर एंड है वो करीबन 30,800 के आसपास आता है। तो मेजर सपोर्ट हम 24,300 का वॉच आउट करेंगे, और 26,350 क्रॉस होता है तो फिर 28,000 और 30,800 के नेक्स्ट टारगेट की ओर निफ्टी आगे बढ़ेगा। तो रिसेंटली जो बड़ी अफवाह आई वो सोशल मीडिया पे यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट किया कि यूएस और इंडिया ने ट्रेड डील पे एग्री किया है, तो 50% जो टैरिफ था उससे 18% लाने की बात की गई है। तो 18% है वो हमारे जो एशियन पेयर्स है उसमें सबसे कम टैरिफ रहेगा इंडिया का। तो मार्केट ने इसी चीज़ को चीयर किया, क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल में टैरिफ लगे थे और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ भी, जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के एलिगेशन के चलते टैरिफ 25% एडिशनल लगाए गए थे। तो इंडिया का टोटल टैरिफ 50% हो गया था और वो 18% लाने की बात की गई है। तो क्लियरली इसके चलते जो एक्सपोर्ट करते हैं उन सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, और उनमें ये सारे सेक्टर्स शामिल हैं, और इन सभी सेक्टर्स में हमने पिछले दिनों एक अच्छा उछाल देखा है। हालांकि ये ट्रेड डील अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे अनाउंस हुई है, इसकी डिटेल्स आनी बाकी है जिस पे आगे मार्केट की नज़र रहेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि 4-5 दिन में इस ट्रेड डील का फर्स्ट ट्रेंच है उसका एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा। तो क्लियरली इसकी डील्स की निटी ग्रिटीज पे नजर रहेगी मार्केट की। इसकी कंप्लीट लीगल टैक्स, जिसमें क्या शेड्यूल्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट की लिस्ट है, क्या टाइमलाइन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है, उसमें क्योंकि इंडिया ने कंटिन्यूअसली इंसिस्ट किया है कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, इनसे रिलेटेड चीज़ों में वो कोई समझौता नहीं करेगा, तो इस पे क्या डिटेल्स आती हैं डील में। इसके अलावा एक सेक्शन 232 भी है जिसमें ये डील के उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं सेक्शन 2, एल्यूमिनियम, ऑटो कंपोनेंट, ये सब शामिल है। इसके अलावा ट्रम्प ने ये भी कहा कि इस डील के चलते इंडिया है वो यूएस से काफ़ी सारा इंपोर्ट करेगा, खास करके रशिया से जो ऑयल है उसको उसका इंपोर्ट जीरो करेगा, और वेनेजुएला और यूएस से ये रिप्लेस करेगा। तो अभी तक इंडिया की तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं आया है, और रशिया ने भी ये कहा है कि हमको इंडिया ने ऐसा कोई बताया नहीं है कि उनसे इंपोर्ट जीरो करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट अवेट कर रहा है क्लैरिटी।
अब आ जाते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस पे। पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिस पे हम काफ़ी बुलिश रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और दिवाली में हमने पीएसयू बैंक 20, जो पीएसयू बैंक का एक ईटीएफ भी है, वो भी रेकमेंड किया था 8430 पे 101 और 105 के टारगेट के लिए। तो जनवरी में इसने 102.28 का हाई बनाया। अब ये सेकंड टारगेट की ओर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स भी हमने सुझाया था। इस पे भी हमने काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव व्यू लिया था पिछले महीनों में। इनफैक्ट अक्टूबर 25 में हमने 10,000 टू 20,400 की टारगेट की बात की थी। तो इस इंडेक्स ने जनवरी में 12,500 का हाई बनाया। साथ ही हमने सब्सिक्वेंटली मेटल ईटीएफ का भी रिकमेंडेशन दिया था दिवाली पिक में 10.44 पे 12.80 और 14 के टारगेट के लिए। और इसने जनवरी में 12.69 का हाई बनाया। ऑयल एंड गैस इंडेक्स पे हमने एक रिसेंटली पॉजिटिव लिया था 13,600। जो सितंबर 2024 में टॉप बना था, वो हमको लगता था कि अचीव होगा, कंसिडरिंग कि इसमें एक काफ़ी करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट कंफर्म हुए थे। जनवरी में इसमें काफ़ी स्टीप करेक्शन देखा गया। 11,220 का लो बनाने के बाद इसमें शार्प रिकवरी देखी गई। और ये अभी 12,100 के आसपास है। तो हमारे हिसाब से ये जो रिसेंट बॉटम है 11,200 के आसपास के, उसके सपोर्ट से अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है ऑयल एंड गैस इंडेक्स में। और इस पे पोजीशन लेने के लिए ऑयल IETF, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल का ETF है ऑयल का, उस पे पोजीशन ली जा सकती है। इंफ्रा इंडेक्स भी हमने पिछले महीनों में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ था। और यहाँ पे भी जनवरी में एक स्टीप करेक्शन देखा गया 8,800 के आसपास का लो बनाने के बाद अभी ये शार्पली रिकवर होकर 9,500 पे प्लेस्ड है। तो इसी सपोर्ट के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है। और इंफ्रा 20 और इंफ्रा IETF के जरिए इसमें पोजीशन ली जा सकती है। आज हम एक नए इंडेक्स पे व्यू इनिशिएट कर रहे हैं। निफ्टी का CPSC इंडेक्स है एक। CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडेक्स है, जिसमें बड़ी PSUs कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, वो शामिल है। तो ये इंडेक्स अगर आप देखें ओवरऑल चार्ट, तो अगस्त 2024 में 7,700 के आसपास का टॉप बना था। फिर यहाँ से स्टीप करेक्शन देखा गया 5,300 के आसपास फरवरी 2025 में। और फिर ब्रॉडली ये इंडेक्स एक मेजर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। और रिसेंटली ये इस हफ्ते ही वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो अभी ये वीक लास्ट डे कल है। तो कल अगर ये सस्टेन करता है ये अपमूव, ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता है, और सब्सिक्वेंटली अगर इस हफ्ते का हाई क्रॉस होता है तो फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और उस केस में ये बहुत जल्दी से 7,700 के जो इसने ऑल टाइम हाई बनाए थे उसके आगे बढ़ सकता है। इसको प्ले करने के लिए CPSC ETF नाम का ETF अवेलेबल है, उस पर ध्यान रखा जा सकता है। अब आ जाते हैं हमारी ऑफरिंग्स पे। प्रोग्रो एक हमारी ऑफरिंग है जिसमें हम टेक्नो फंडा बेसिस पे रिकमेंडेशन देते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके निफ्टी 500 के स्टॉक्स में से रिकमेंडेशन देते हैं, जो करीबन 10 से 12 महीने यानी कि 3 से 4 क्वार्टर का टाइम होराइजन होता है। उसमें हमने एक नया रिकमेंडेशन जनवरी में दिया है कोल इंडिया, जिसका रिपोर्ट आपको और लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रो अल्फा नाम की हमारी ऑफरिंग है, जो प्योरली चार्ट के बेस पे, टेक्निकल के बेस पे और रिकमेंडेशन होती है 1 से 2 महीने के टाइम होराइजन के लिए। उसमें भी यूनिवर्स निफ्टी 500 का रहता है। इसके भी सारी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दिस एंड्स माय पार्ट। दिस इज standard disclaimer. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future results, or we, our relatives, or clients might have position in the stocks mentioned. Now I'll hand over the presentation to Virendra.
स्क्रीन विजिबल। चेंज स्क्रीन। तो थैंक यू प्रदीप भाई। तो पहले हम डेरिवेटिव लास्ट वेबिनार में जो हमने डिस्कस किया था, निफ्टी ने जनवरी सीरीज के अंदर 25,693 का जो हमने सपोर्ट बताया था वो इसने ब्रीच किया। देन डाउन साइड के अंदर जो टारगेट्स मेंशन किए थे, इवन इट अचीव्ड दोस टारगेट एंड मेड ए लो ऑफ 24,570। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 60,437 का हाई एक जनवरी सीरीज के अंदर बनाया था, और फिर वहां से इसने भी अपना जो सपोर्ट 58,700 है वो एक्सपायरी के वीक में ब्रेक किया एंड देन इट टच्ड ए लो ऑफ 57,783। जनवरी सीरीज के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी ने अपना विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यू रखा फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव सीरीज एंड क्लोज विद मार्जिनल गेन ऑफ 0.06%। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्लोज विद शार्प कट ऑफ ऑलमोस्ट 2.94% जनवरी सीरीज के अंदर। हाँ, ओवरऑल रोल ओवर का यदि हम डेटा देखें तो ओवरऑल रोल ओवर है वो 94% रहा, कंपेयर टू 95% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन स्लाइटली लोअर देन 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस से। वहीं निफ्टी का यदि रोल ओवर देखें तो इट इज इवन लोअर एट 71% कंपेयर टू 72% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेज। वहीं बैंक निफ्टी में भी वही हुआ कि द रोल ओवर है वो 71% है कंपेयर टू 77% जो दिसंबर की सीरीज में था, एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। ये जो चार्ट है दिस शोज दी जो ओपनिंग पोजीशन फरवरी की सीरीज के अंदर जो शुरू हुई है कंपेयर टू जनवरी सीरीज। तो फरवरी सीरीज की शुरुआत में देखें तो निफ्टी का फ्यूचर का जो ओआई है वो ऑलमोस्ट 15% हायर है कंपेयर टू जनवरी सीरीज, एंड इट स्टार्टेड विथ ओआई ऑफ 1.74 करोड़। वहीं बैंक निफ्टी का फ्यूचर का जो ओआई है वो भी ऑलमोस्ट 16% हायर है, 0.14 करोड़। और वहीं फरवरी सीरीज के अंदर अगर ओवर इन रुपी टर्म्स देखें तो इट इज लोअर बाय ऑलमोस्ट 12%, एंड एट द ओएस्ट द फरवरी सीरीज स्टार्टेड विथ ओआई ऑफ 11,59,000 करोड़ के ओआई से शुरू हुआ है। ये जो चार्ट है दिस शोज इंस्टीट्यूशनल्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में कैसा रहता है। तो दिस ब्लू बार इज फॉर एफआईआई और जो रेड बार है दिस इज फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फरवरी सीरीज में यदि हम देखें तो इट स्टार्टेड नेट लॉन्ग पोजीशन ऑफ एफआई इज ऑलमोस्ट एट 11.9% कंपेयर टू 8.8% जो लास्ट सीरीज में था। और यदि हम लास्ट 6 मंथ के एवरेजेस देखें तो इट इज एट 11.5%, दैट इज स्लाइटली हायर देन द 6 मंथ एवरेजेस। और यदि लास्ट 12 मंथ के एवरेजेस देखें तो इट इज एट 12%, एंड started with net long position of 11.9। वहीं डीआई का यदि नेट लॉन्ग पोजीशन देखें तो इट इज क्वाइट हायर बाय 9%। लास्ट सीरीज के अंदर 65.7 नेट लॉन्ग पोजीशन था उनका, जो इस सीरीज के अंदर 74.5% के नेट लॉन्ग पोजीशन से शुरू हुआ। ओवरऑल यदि हम लास्ट 6 मंथ के एवरेजेस देखें तो इट इज एट 68% डीआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है। सो इवन इन लास्ट 6 मंथ के एवरेजेस से भी वो काफी हाई है उनका नेट लॉन्ग पोजीशन। दिस चार्ट शोज द निफ्टी का जो ओआई डिस्ट्रीब्यूशन है फरवरी सीरीज के अंदर। तो वीकली सीरीज जो नियर 10th फेब को जो एक्सपायरी है तो वहां पे जो हाईएस्ट ओआई है वो कॉल ऑप्शन में 27,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और वहीं पुट ऑप्शन में ये ओआई है वो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। और वहीं यदि हम मंथ एंड सीरीज जो 24th फेब को मंथली सीरीज की एक्सपायरी है वहां पे हाईएस्ट हुआ है वो कॉल ऑप्शन में 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और पुट ऑप्शन में हाईएस्ट हुआ है वो 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक हायर रोल ओवर देखा है तो वो टेक्नोलॉजी है, और सेक्टर्स जहाँ पे हमने लोअर रोल ओवर देखा वो ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, टेलीकॉम, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा एज वेल एज पावर।
स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है इस सीरीज के अंदर, वो है पतंजलि, पिडिलाइट इंडस्ट्री, इटर्नल, एपीएल अपोलो एंड श्रीराम फाइनेंस। वहीं स्टॉक्स जहाँ पे वीक रोल ओवर देखा वो ओएनजीसी, कोल इंडिया, हीरो मोटर, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एंड एनएचपीसी। तो निफ्टी की यदि आप बात करें फॉर नेक्स्ट 10-15 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो 25,250 से 25,200 निफ्टी के अंदर एक इमीडिएट सपोर्ट है जिससे वन कैन कीप ए लॉन्ग पोजीशन। और यहीं पे काफी जो 200 डीएमए है वो भी यहीं पे प्लेसेस, दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट। और उसके नीचे जो 2457 जो लो हमने जनवरी 1 फेब को बनते हुए देखा था बजट के दिन, दैट इज द नेक्स्ट अदर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट। वहीं अपसाइड के अंदर हम देखें तो 26,340 से 26,370 जहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बने हैं दिसंबर मंथ में भी, जनवरी मंथ में एंड इवन फरवरी के मंथ में भी अभी। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए, और ये इसको डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 27,000 वुड बी द लेवल टू आई ऑन दी अपसाइड। वहीं बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो 59,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये यदि किसी कारण ब्रीच होता है तो 57,783 जो 1 फेब को जहाँ पे लो बना था, दैट वुड बी द अदर सपोर्ट लेवल टू आई। वहीं अपसाइड के अंदर बैंक निफ्टी 60,400 का जो लेवल है वो उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 61,700 एंड 63,000 आर द अपसाइड टारगेट टू आई ऑन बैंक निफ्टी। Investments equity market are subject to market risks, so read all the related documents carefully before investing. Please read the standard disclaimer and the disclosure. Now I hand over it to Neha. Thank you. थैंक यू वीरू सर। तो आज सबसे पहले बात करते हैं बजट के अनाउंसमेंट्स की। क्या सारी अनाउंसमेंट्स हुई, कैसे वो कौन से सेक्टर्स को फायदा पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा सब सॉरी बजट था वो 22,900 करोड़ से 40,000 करोड़ कर दिया। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विच स्टेप गवर्नमेंट इज टेकिंग इन विच इंडस्ट्री, राइट। क्योंकि ईएमएस हम जैसे बोल रहे हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम थी। सॉरी। फिर जो पब्लिक केपेक्स भी है, केपेक्स जो गवर्नमेंट करने वाली है, उसका बजट भी 9% बढ़ाया उन्होंने टू ₹12.2 लाख करोड़। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। देन इट कम्स टू दी मेडिकल पार्ट, जहाँ पे 5 नए हब बनाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है। एंड जैसे आप सबको है कि मेडिकल टूरिज्म इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर एंड इंडिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज वेल। तो उसको भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। एंड ई बसेस के लिए भी अनाउंस किया था, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उनमें 4,000 ई बसेस के साइड में भी एक अनाउंसमेंट हुआ था। फिस्कल डेफिसिट जो था वो FY 26 में 4.4% का एस्टिमेट था, एंड उस पे गवर्नमेंट खरा उतरी है। एंड FY 27 के लिए 4.3% का एस्टिमेट है। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। फिर अगर बात करें हम टैक्स रिसीट्स, एक्सपेंसेस, नेट बोरोइंग्स की, तो इम्पोर्टेंट नंबर हमारे लिए नेट बोरोइंग्स है, एंड दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 11.7 लाख करोड़। एंड दैट इज नॉट अ बैड नंबर। एंड सबसे बड़ा एंड सबसे खतरनाक जो अनाउंसमेंट था एसटीटी के ऊपर, जो फ्यूचर्स में 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस में 0.1% से 0.15%, वो अगर आप सब एक्टिव रहे होंगे, 1 फरवरी को संडे था तो भी हम सब आए थे ऑफिस, आपने भी काम किया होगा। तो इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा जो है उस दिन बड़ा डाउनफॉल आया था। उस वो अनाउंसमेंट के पहले मार्केट काफी रेंज बाउंड था, पर ये अनाउंसमेंट काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आया था। बट ऐसा ही एक अनाउंसमेंट
मुझे याद है 2 साल पहले भी STCG LTCG बढ़ाने के टाइम पे भी एक शार्प डाउन टर्न आया था उस दिन के लिए मार्केट में। बट नेक्स्ट डे से ही आपने देखा होगा कि मार्केट वापस एज यूजुअल बिहेव कर रहा था एंड इट वाज बैक ऑन ट्रैक। एंड वैसा ही चीज इस मंडे को भी हुआ, जब संडे अनाउंसमेंट के बाद नेक्स्ट डे पे मार्केट ने अच्छे से थोड़ा रिकवर किया था। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो ट्रेड डील हुआ उसके वजह से भी मार्केट को एक काफी अच्छा पुश मिला। बट यस, ये STT जो है वो बढ़ाने से एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा ये जो कंपनीज है एंजल वन है BSC है उनके अर्निंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। दूसरी कंपनीज भी है, ग्रो भी है, फिर दूसरे ब्रोकर्स भी है, उन सब पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट आगे जाके जैसे आप सबको पता है कि जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं उनको ये थोड़े से इंक्रीज के बाद भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड आफ्टर सम टाइम द अर्निंग्स अगेन विल बी बैक ऑन ट्रैक। BSC को तो आपने देखा था उस दिन 10-12% गिर गया था, पर अब वो उस दिन से भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। तो ये सब एक टेम्पररी फिनोमेना था। हमने हमारे बजट के आर्टिकल में भी लिखा था कि यस STT इज हाइक बट इट्स अ वेरी माइनर ब्लिप। एंड उसके बाद मार्केट्स अगेन फोकस विल बी ऑन अर्निंग्स एंड एवरीथिंग एंड नॉट ओनली ऑन द इंक्रीज इन टैक्सेस। एंड और एक जो SGB पे टैक्सेशन था रेट्रोस्पेक्टिव वाला वो भी अनाउंस हुआ था। उसमें बायबैक का जो टैक्सेशन में चेंजेस थे वो फेवरेबल रहे। बायबैक अब जो लास्ट 2 साल में हमने काफी बायबैक्स नहीं देखे थे वो आगे जाके और अब बढ़ सकते हैं। सो दैट वाज आल्सो फेवरेबल। सो ऑल इन ऑल बजट वाज अ फ्यूचर लुकिंग बजट। जैसे मैंने आपको बताया EMS का EMS सेक्टर को जो सब्सिडीज मिली, फिर जो मेडिकल हब्स बनाने की बात हुई, फिर पब्लिक केपेक्स में जो 9% का इंक्रीज है, रेलवेज के लिए 10% बजट इंक्रीज हुआ है, फिर जो 2047 तक बाहर की कंपनीज को यहाँ डेटा सेंटर अगर वो बनाते हैं उस पे 2047 तक उनको टैक्स रिलीफ देने वाली है गवर्नमेंट। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो अगर आप देखो तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया है। यस, काफी सारी चीजें थी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हुई। बट celebrating what has happened is important right now. So फ्यूचरिस्टिक बजट था थोड़ा, ये फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो भी इंडस्ट्री में हो उस पे फोकस करते हुए। एंड ऑल इन ऑल इट वाज decent budget. There are not a lot of expectations on tax cuts anyways. एंड GST जो लास्ट 1 साल में इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने दिया उसके बाद गवर्नमेंट के साइड से देने का तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड दैट्स व्हाट रियली हैपेंड। एंड और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था, जैसे प्रदीप सर ने काफी एक्सटेंसिवली कवर किया, वो था जो इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील। बट एज ही सेड एज वेल, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स जैसे जैसे आती है वैसे वैसे हम ज्यादा आइडिया लगा पाएंगे। एंड काफी सोशल मीडिया पे नैरेटिव बन रहे हैं कि हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स या उनके एग्री प्रोडक्ट्स को इधर आने देंगे एंड आर फार्मर्स विल बी नो मोर एंड सो ऑन। बट आप अगर डेयरी स्टॉक्स को देखो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्टॉक्स को देखो, तो उसमें कोई ऐसा इंडिकेशन दिखा नहीं। अगर वैसा होता तो सारे डेयरी स्टॉक जैसे डोडला डेयरी हो गया, हटसन एग्रो हो गया, वो सब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहे होते। फिर जो अवंती फीड्स है वो भी लोअर सर्किट मार रहा होता, पर उसने तो अपर सर्किट मारा था उस दिन। सो लेट्स वेट फॉर द डिटेल्स क्या आते हैं। एंड ऑल्सो ऑन द रशिया ऑयल साइड हम काफी रिड्यूस कर ही रहे पिछले काफी महीनों से हमारा इंपोर्ट फ्रॉम रशिया ऑफ ऑयल। बट टोटली जीरो करना हम सब समझते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड अगर उस दिन ही ये अनाउंसमेंट हो गया होता कि मतलब जीरो कर रहे हैं, तो उस दिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो भी आपको एक बहुत ही बड़ा अपमूव उसमें देखने को मिलता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाता शायद। तो वो भी डिटेल्स के लिए हम इंतजार करेंगे। एंड वी विल नॉट जंप टू कंक्लूजन सोशल मीडिया पे देख के कि ओपोजिशन क्या बोल रहा है वो सबको देख के।
So we will just wait and watch. Just a minute. Yes, so sorry for the delay. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडेक्स रिटर्न्स की। तो uh, ये मंथ निफ्टी वाज डाउन अराउंड 2.3%, सेंसेक्स वाज डाउन बाय अराउंड 2.5%, मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया था मार्जिनली 3% डाउन, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था एंड इट वाज डाउन मोर देन 5%, इवन आफ्टर व्हाट वी सॉ, जो अच्छे दिन था दी ट्रम्प्स डील विथ इंडिया। उसके बाद भी मंथ ऑन मंथ इतना हमको डंपिंग देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इंडेक्सेस में ज्यादा उतना मूवमेंट नहीं था। ब्रिटेन वाज अप मोर देन 3%, दैट्स दी नोटवर्दी इंडेक्स देयर। एंड अगर हम एशिया में जाए तो एशिया में बहुत ही ज्यादा नोटवर्दी इंडेक्सेस थे, जैसे कॉस्पी अगेन हैज इम्प्रेस्ड वन एंड ऑल 15.8% प्लस था। ताइवान इंडेक्स मोर देन 5%, ऑलमोस्ट 6%, एंड निके भी ऑलमोस्ट 4% अप था। तो ये सारे इंडाइसेस के सामने तो इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया ही है, एंड इंडिया हैज बीन, एज वी सेइंग, अंडर परफॉर्मिंग सिंस क्वाइट अ while now. But now the question arises कि is India being becoming attractive? तो ये अगर आप देखो तो इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम अगेंस्ट द अदर इमर्जिंग मार्केट्स का एक चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट है। आप देखो तो जुलाई 2003 से ही ये चार्ट में प्लॉटिंग हुआ है। तो अगर आप देखो तो हम ऑन एन एवरेज 61% प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं अगेंस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, एंड अभी वो नंबर 53% पे आ चुका है। तो यस, वी आर below our long term averages, but does that ensure कि FIIs वापस आएंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अगर हम ग्रो नहीं कर पाते, जैसे अभी आप देखो तो आईटी इंडेक्स, हाँ आईटी इंडेक्स और एफएमसीजी इंडेक्स, वो सारे इतने नीचे है, उनके वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी नीचे है, उनके आरओईज अभी हेल्दी है, पर वो ऊपर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उधर ग्रोथ उतना नहीं आ पा रहा है। तो वैसे ही इंडिया का वैल्यूएशन भले ही उसके फेवर में आ जाए, पर अगर इंडिया ग्रो नहीं कर पाता है, एज वी ऑल नो के मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो अगर हम अर्निंग्स को रैंप अप नहीं कर पाते हैं, अगर हम जो वर्ल्ड में इमर्जिंग सेक्टर्स है, जैसे कि डेटा सेंटर्स हो गए, जैसे एआई हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वैसे सेक्टर्स में अगर हम अपना जो है अर्निंग्स नहीं बढ़ा पाते हैं, हमारा जीडीपी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इवन दो वी मे बी ट्रेडिंग एट डिस्काउंट्स और वट एवर, पैसा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एफआईआई को ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। एंड आप समझिए कि उनके पास तो पूरा वर्ल्ड है इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, तो उनको पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छे अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो वहां जा सकते हैं। अभी आप मान लीजिए आप कोई यूरोपियन इन्वेस्टर है और आप स्विट्जरलैंड में बैठे हुए, आपने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए, आपके इंडेक्स ने भले 4% रिटर्न दिया इंडिया के इंडेक्स, पर इंडिया की करेंसी 20% से ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट द स्विस फ्रैंक, तो उसको तो नेट नेट -15% से ज्यादा का लॉस हुआ है। पर यहाँ पे वो टैक्स तो भरेगा 4%, जितना उसको गेन है उतने में। तो आप देखो तो एफआईआई के नजरिए से लास्ट 1 ईयर हैज बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और उसके आप देख भी सकते हो कि पैसे काफी बार गए भी हैं। बट फॉर फ्यूचर इंडिया का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना एंड एवरीथिंग इज गुड, बट अगर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तो फंड्स नहीं आ सकते वापस इंडिया में,
hence we give more emphasis on growth, and the multiples will improve automatically. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बजट में काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था ग्रोथ के बारे में, लेस ऑन गिविंग मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड मोर अबाउट ग्रोथ, तो वो चीज हमको काफी अच्छी लगी थी बजट की। एंड यस, सो ये जैसे फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स वॉज -5% इन द लास्ट मंथ। एंड ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये, कि 20 to 30% डाउन फ्रॉम द 52 वीक हाई। वैसे 30% स्टॉक्स है NSE 500 के इंडेक्स में जो 20 to 30% डाउन है। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्मॉल कैप के स्टॉक्स है। 30% से ज्यादा डाउन होने में भी बहुत ही बड़ा जो चंक है दैट कम्स फ्रॉम स्मॉल कैप्स। तो अगेन द क्वेश्चन, आर दे लुकिंग अट्रैक्टिव? Yes, they look better than where they were 1.5 year ago, but all the stocks are not yet attractive. We have to be very selective, and वो उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करने का डिसीजन आगे ले सकते हैं। तो अभी अभी हम रिटर्न्स की बात करें तो देखिए 5 ईयर का जो CAGR है ये आप इधर देख सकते हैं, एंड मीडियन 5 ईयर CAGR ऑफ रिटर्न्स आप बाजू में देख सकते हैं। सो निफ्टी का हैज बीन इन द सिमिलर रेंज, 13.5 5 ईयर CAGR है, मीडियन भी 13.1 है, नॉट बैड। निफ्टी 100 द सेम। जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही आ रही है, जहाँ पे उसके 5 ईयर मीडियन CAGR से वो काफी ऊपर है, ऐसा कह सकते हैं। बट नथिंग कैन बीट गोल्ड एंड सिल्वर इन दैट मैटर। आप नीचे देख सकते हैं, हमने हाईलाइट भी किया है कि गोल्ड का जो मीडियन 5 ईयर CAGR रिटर्न है वो दैट्स अराउंड 12%, बट लास्ट 5 ईयर्स में उसने 28% CAGR से ग्रो किया है। एंड सिल्वर का तो 11.1 का 34.5% हो चुका है। तो अगेन अ कॉशियस व्यू ऑन द प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि एक काफी अच्छा रन अप आ चुका है। वीव बीन पॉजिटिव ऑन दीज टू मेटल्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड वीव बीन कॉशियस ऑन दीज मेटल्स सिंस सम मंथ्स नाउ। जैसे प्रदीप सर ने भी काफी बार रिपीट किया है, हम भी करते हैं कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, we give you we will suggest you ETFs, no doubt about it, but does that mean that we are suggesting you to buy gold and silver right now? The answer is no. हम आपको ETF सजेस्ट कर सकते हैं, बट अभी बाय करने का एडवाइस हम उतना नहीं दे रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि अर्निंग सीजन जैसे चल रहा है अभी, काफी कंपनीज के अर्निंग्स आना बाकी है। अभी 15 फरवरी तक अर्निंग सीजन चलेगा, बट Q3 so far has not disappointed, is the least that we can say. बहुत ही ज्यादा अपसाइड में हमको सरप्राइजेस नहीं दिखे हैं, बट डाउन साइड में भी उतना खराब परफॉर्मेंस कंपनीज का नहीं रहा है। एंड द अर्निंग ग्रोथ हैज बीन इन लाइन विथ आवर एस्टिमेट सो फार, and we'll keep a track on what happens in the next 15 days as well. एंड बेटर तरीके से ये Q3 के अर्निंग सीजन का हम अपने नेक्स्ट वेबिनार में आपसे बात कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम इन द चैट बॉक्स। ये प्रेजेंटेशन तो हम आपको नहीं दे सकते, बट द वीडियो ऑफ दिस मीटिंग विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये सारी स्लाइड्स देख सकते हैं आप। As there are, okay,
ओके, वन क्वेश्चन इज कैन वी इन्वेस्ट इन मेटल करंट सिनेरियो? तो मेटल जैसे कि हमने डिस्कस किया, ईटीएफ हमने दिवाली पिक्स में दिया था, तो वहां से ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। पर मेटल्स ओवरऑल हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो उसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेवल्स आप फिर से रेफर कर लीजिएगा जब हम अपना जो दिवाली वीडियो रिपोर्ट है उसमें जो हमने स्टॉप लॉस दिए थे वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो अभी भी ओवरऑल वो पॉजिटिव है, हालांकि हमने रेकमेंड किया था उसके लेवल से ऊपर आ चुका है, पर ईटीएफ अभी भी सेफेस्ट वे है इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने से। तो ईटीएफ के थ्रू एक्यूमुलेट आप कर सकते हो मेटल में। तो एक एक आईसीआईसीआई 22 ईटीएफ है, उसमें एज यू राइटली मेंशन इसमें पीएसयूज हैं। पर टेक्निकल जो सेटअप है वो जैसे मैंने डिस्कस किया सीपीएसई ईटीएफ में बेस्ट लग रहा है। तो आई थिंक पीएसयू को प्ले करना है तो सीपीएसई ईटीएफ बेस्ट रहेगा। तो एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनीज वी शुड लुक इनटू फॉर फर्स्ट क्वार्टर बायस। उसमें एज आई राइटली अंडरस्टैंड आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना चाहते हो तो 1 से 2 महीने के लिए हमारा प्रो अल्फा का प्रोडक्ट है, ऑफरिंग है। और 3 to 4 क्वार्टर के नज़रिए से अगर लेना चाहते हैं आप स्टॉक, तो प्रो ग्रो के स्टॉक्स आप देख सकते हैं, दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लॉन्गर टर्म के लिए प्रो आइडिया नाम का हमारा ऑफरिंग है, 1 साल से लेके 1 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम के लिए। तो सारे रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आईटी सेक्टर में हमारा एक क्वेश्चन है कि करंट होल्डिंग में आईटी सेक्टर में क्या करें। तो आईटी इंडेक्स पे काफी टाइम से हमने नेगेटिव मेंटेन किया है। अ, तो टेक्निकल अगर सेटअप की बात करें तो अभी भी हमारा व्यू नेगेटिव ही है इस पे। रिसेंटली जो एंट्रोपिक का अनाउंसमेंट आया तो उसके चलते सबसे ने काफी फॉल देखा है। तो जो आपकी होल्डिंग है वो अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है पर ग्रोथ का इशू है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो होल्ड करो, अगर शॉर्ट टर्म में तो हमारे हिसाब से गेम कंटिन्यू रहेगा और परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपने लिया हुआ है तो जो दूसरे एटीएफ हमने सजेस्ट किया उसमें आप शिफ्ट कर सकते एंड प्लीज सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन हम आंसर करते हैं इधर। स्टॉक स्पेसिफिक आपको जो भी क्वेश्चन हो यू कैन राइट दोज डाउन ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। हम वहाँ पे आपको एक दिन के अंदर डेफिनेटली आपको आंसर कर देंगे। सो हियर देयर इज अ सेक्टर ऑफ डिफेंस। डिफेंस स्टॉक्स पे हमारा व्यू काफी टाइम से फॉर लॉन्ग टर्म हैज बीन नेगेटिव, मतलब प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशंस दैट दे आर ट्रेडिंग एट। तो आप देख सकते हैं कि एच एल बी एल सारे जो डिफेंस स्टॉक्स है अपने लॉन्ग टर्म पी से काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड द अर्निंग्स हैव नॉट मैच्ड अप द ग्रोथ इन द प्राइजेस एज वेल। एंड आपने अगर देखा हो तो 2 दिन पहले ही एच एल गॉट आउट ऑफ द रेस फॉर वन काइंड ऑफ अ फाइटर प्लेन। तो उसकी वजह से पिछले 2 दिन में उसको काफी एक करेक्शन आया है। एंड दीज थिंग्स टेंड टू हैपन इन दिस इंडस्ट्री। एंड हम पूरे डिफेंस सेक्टर पे नेगेटिव नहीं है ऑब्वियसली। आपका अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो तब वो हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। बट ओवरऑल ऑन द डिफेंस स्पेस वी फील इट इज अवॉइडेबल सेक्टर फॉर नाउ एज वेल। हैं। इनफैक्ट डिफेंस में भी एक एटीएफ है ग्रो का, ग्रो डिफेंस का एटीएफ है, तो वो अभी 70 79 के आसपास चल रहा है। तो
कोई इंडिविजुअल स्टॉक लेना चाहता है कि किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है डिफरेंट, तो आपके पोर्टफोलियो का मे बी 7-8% आप ये डिफरेंस ETF ले सकते हो ग्रुप। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन जो प्रो आइडिया का मैंने मेंशन किया वो आप देख सकते हो। मॉल केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए वी नीड टू कांटेक्ट हमारी जो स्मॉल केस की टीम है, वो देखते हैं, तो इस पे वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट अभी। एंड आई गेस एक क्वेश्चन था कि यूट्यूब चैनल के लिए, सो वील शेयर द लिंक टू द यूट्यूब चैनल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ पे आपको ये मंथ के वेबिनार की लिंक भी वी विल शेयर। कैन वी एवरेज आवर पोर्टफोलियो? आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो मतलब दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एट दीज लेवल्स। आपका कोई स्टॉक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सो प्लीज शेयर your portfolio with us on the WhatsApp number, and we will get back to you with regards to which stocks you can add, hold, reduce, and आप आपका स्टॉक पल्स रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर फंड्स बाजार। वहाँ पे आपको ऐड का भी ऑप्शन मिलेगा, वो जो स्टॉक होंगे उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चेक बॉक्स में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक शेयर कर दी, यू कैन विजिट। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो कल अपलोड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, कैन वी एवरेज अवर पोर्टफोलियो एट दिस लेवल, तो डिपेंड करेगा क्या स्टॉक्स हैं आपके पास। तो हमारा एक स्टॉक पल्स रिपोर्ट है, वो आपको हेल्प करेगा इसमें। वहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, सी यू नेक्स्ट में।